Good morning everyone. I welcome you all on the MCIT digital platform. So today we will discuss about the topic regeneration. Regeneration की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको हम पुनरुद्भवन भी कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, पुनरुद्भवन ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप बोल सकते हो जिसमें कोई भी अंग अगर लॉस्ट होता है, किसी भी अंग का अगर लॉस होता है, कोई भी अंग अगर गायब होता है, कम होता है, क्षति पहुंचती है, कोई हार्म पहुंचता है किसी भी ऑर्गन को, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये वापस से उसी अंग को जैसा वो अंग था, जैसा वो ऑर्गन था, वैसे के वैसे फॉर्म में वापस से प्रोड्यूस कर देगा। तो उसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। दैट मीन्स रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स में जो भी लॉस्ट हुआ है ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन का लॉस हुआ है, उस ऑर्गन का फिर से प्रोडक्शन होना, फिर से उस ऑर्गन का निर्माण होना, उस अंग का प्रोडक्शन होना, डेवलपमेंट होना, राइट। तो दिस इज़ रीजनरेशन। तो साफ पता चल रहा है हमें रीजनरेशन दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, री प्लस जनरेशन। जनरेशन मतलब है निर्माण होना, प्रोडक्शन होना, और री मीन्स फिर से दोबारा वापस से प्रोडक्शन होना। तो यानी कि ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्टिंग से ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स को नहीं डेवलप करता है, बल्कि बाद में किसी स्टेज में, बाद में किसी अवस्था में डेवलप करता है। दूसरी चीज़, क्योंकि रीजनरेशन बोल रहे हैं, तो वापस से जनरेशन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब तक कोई ऑर्गन लॉस्ट नहीं होता, किसी ऑर्गन को कोई हार्म नहीं पहुंचता, किसी ऑर्गन पे कोई इंजरी नहीं आती है, तब तक वो ऑर्गन वापस से प्रोड्यूस कैसे हो सकता है। तो सिंपल सी बात, किसी भी स्टेज में लाइफ की, एक बार एम्ब्रियोलॉजी के बाद, बॉडी फॉर्मेशन के बाद, बेबी डेवलपमेंट के बाद, पार्चुरेशन के बाद कुछ भी अगर लॉस होगा तो रीजनरेशन देखने को मिल सकता है। मोस्टली अगर मोस्ट प्रोबेबली हम बात करें तो रीजनरेशन क्यों हो सकता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करना है, ऑर्गेनिजम्स के लिए सरवाइव करना ज़रूरी है। तो नेचर ने ही एक ऐसा मेथड दे दिया उनको ताकि रीजनरेशन हो सके, और रीजनरेशन होगा तो ऑर्गेनिजम्स में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसको वो वापस से पहले जैसा कर सकते हैं, पुनः जैसा होता है वैसा का वैसा कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल चीज़ की, तो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं। वो स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं या क्यों अपना रहे हैं, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात, जब रीजनरेशन की ही बात कर रहे हैं हम, तो देखेंगे फर्स्ट थिंग फिजियोलॉजिकल हो सकता है, कार्यकीय हो सकता है। सेकेंड थिंग रिपेयरेटिव हो सकता है, एंड थर्ड थिंग, ये प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, कंपेंसेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो रीजनरेशन की जब मैं बात करती हूँ तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं। दैट मीन्स बॉडी की जो कार्यकीय है, बॉडी की कार्यकी पे डिपेंड कर रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखने को मिलेगी वो ये कि इसके अंदर रिपेयर हो सकता है, यानी कि कुछ भी पार्ट है उसमें, जैसे टिश्यूज़ की बात करेंगे, हमें चोट लगी, ठीक है, हमें इंजरी हुई तो लॉस भी हुआ, ब्लड लॉस भी हुआ, टिश्यूज़ भी यहाँ से ख़राब हुए, अच्छी वाली इंजरी लगी थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वापस से स्किन लेकर आएगा, रिपेयर कर रहा है चीज़ों को, वापस से जैसा पहले था वैसे कर रहा है, लेकिन किस मैकेनिज्म के थ्रू, रिपेयरेटिव, ठीक है, रिपेयर करने के थ्रू। और लास्ट है कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी मीन्स कंपेंसेशन करना, यानी कि अगर ऑर्गन लॉस हो गया, सपोज एक फिंगर, स्टारफिश की बात करते, चलो हमारे अंदर तो रीजनरेशन पावर इतनी नहीं है, एकाइनोडर्म्स में, स्टारफिश में, आम की अगर बात करें तो आम अगर उसका एक कट गया तो वापस से एक और आम
उसी जगह पर प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेंसेशन हो रहा है, जो ऑर्गन लॉस्ट हुआ उसी ऑर्गन को वापस से प्रोड्यूस किया गया। बट क्या वो ऑर्गन वैसा का वैसा प्रोड्यूस होता है जैसा फर्स्ट टाइम में एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम में प्रोड्यूस होता है? नहीं, इतना वैसा नहीं होता, बट सिमिलैरिटी कंपेंसेशन के लिए ठीक है, क्षतिपूरक के लिए वो ऑर्गन ठीक है और वो वर्क फंक्शन करेगा। सो 3 वजह से रीजनरेशन देखने को मिल सकता है, या 3 काम रीजनरेशन कर सकता है। किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करने का, अगर चोट लगती है इंजरी के टाइम पे रिपेयर कर सकता है, कंपेंसेटरी यानी कि ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकता है, और फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजी में चलता रहता है रीजनरेशन। हम बोलते हैं हमारे अंदर, हमारी फिजियोलॉजी में है कि हमारा जो स्किन सेल्स हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं, स्किन सेल्स में रीजनरेशन पावर है, स्किन हमारी उतरती रहती है एंड न्यू स्किन कम्स आउट। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। तो 3 वजह से या 3 काम, 3 फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है रीजनरेशन प्रोसेस। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो बात करते हैं यहाँ पर, ये स्टारफिश है। इस स्टारफिश में ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर कि किस तरह से ग्रोथ होती है, यानी कि रीजनरेशन जो है स्टारफिश का भी एक फीचर है। यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है। सेल डिवीजन देखेंगे, ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये फेज़ एंड देन ये फेज़, यानी कि यहाँ पर फेजेस दिखाई जा रही है माइटोसिस की कि कैसे ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के टाइम पे सेल डिवीजन साइकिल दिखाई गई है, कैसे एनाफेज पे आई है, एनाफेज स्टेज पे सारे प्रोसेसेस बताए जा रहे हैं। एनाफेज के बाद ये टीलोफेज स्टेज आई और टीलोफेज स्टेज ने डिवाइड कर दिया इन सेल्स को। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये प्लेनेरिया का डायग्राम है और प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है। ये रहा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को जब हमने यहाँ से कट किया, या हम बोल रहे हैं कि हमने 3 पार्ट से प्लेनेरिया को डिवाइड कर दिया है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। तीनों पार्ट्स अलग अलग हो गए, हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन। अब मैं बोल रही हूँ हेड रीजन, ट्रंक रीजन, टेल रीजन। तो हेड रीजन से भी पूरा प्लेनेरिया, ये जो हमें इतना सा पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये न्यू बन गया कम्प्लीटली। इस रीजन में ये तो ऑलरेडी एज इट इज़ है, लेकिन ये वाला रीजन भी और ये वाला रीजन भी कंप्लीट बन गया। इस वाले रीजन में ये रीजन एज इट इज़ है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन फिर से फॉर्म हो रहा है। सो दैट मीन्स प्लेनेरिया के पास काफ़ी हाई रीजनरेटिव पावर देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ यही शो कर रहा है डायग्राम कि इसमें भी रीजनरेशन पावर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो शो कर रहे हैं रीजनरेशन पावर होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स के हैं, फ्लैटवर्म्स एंड सी स्टार्स। सी स्टार्स बोल सकते हो, स्टारफिश बोल सकते हो। सो जब मैं फ्लैटवर्म की बात कर रही हूँ तो इनका कोई भी पार्ट रीजनरेट हो सकता है, इवन इनके हेड भी रीजनरेट हो सकते हैं फ्लैटवर्म्स में। स्टारफिश की बात करें तो इनके लिम्स, आप बोलते हैं ये लिम्स हैं इनके लिम्स रीजनरेट हो सकते हैं, और कई बार इनकी होल बॉडीज़ भी रीजनरेट कर सकती है। बट एक कंडीशन है, सेंट्रल नर्व जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। मोस्टली एक्सोलॉटल लार्वा में बात करेंगे तो एक्सोलॉटल लार्वा में मोस्टली लिम्स, एक्सोलॉटल लार्वा किसका है, वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया से बिलोंग करता है। ये भी वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया से ही बिलोंग करता है। ये मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एन्यूरा से बिलोंग करेगा, ये करेगा यूरोडेला से बिलोंग। ठीक है, ठीक बात है। अब इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सोलॉटल लार्वा मोस्ट प्रोबेबली लिम्स को रीजनरेट करता है।
वहीं फ्रॉग की बात करें तो टेडपोल्स रीजनरेट कर सकते हैं लिम्स को, लेकिन जब एडल्ट की बात आती है तो एडल्ट में ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो टेडपोल्स लिम्ब रीजनरेशन कर सकते हैं बट एडल्ट्स में लिम्ब रीजनरेशन देखने को नहीं मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमें देखने को मिलती है कि एम्फीबिया में, फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे टेल जो होती है वो रिमूव हो जाती है और टेल रिमूव होने के साथ साथ जो लिम्स हैं वो काफ़ी इंटैक्ट हो जाते हैं, राइट। लिम्स अगर काफ़ी इंटैक्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, लिम्स इंटैक्ट होने की वजह से, यानी कि हम बोल सकते हैं लिम्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अब इनमें रीजनरेशन पावर देखने को नहीं मिलेगी और टेल रिमूव हो जाएगी। बट टेल रिमूव किस प्रोसेस से होगी, जैसे मैं बोल रही हूँ ये टेडपोल है, टेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, धीरे धीरे टेल रिमूव हो जाएगी। तो ये टेल क्यों रिमूव हो रही है, बिकॉज ये इनकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस इन्वायरमेंट कंडीशंस चेंज ना हो। तो इस कंडीशन में जब टेल रिमूव होगी तो ये क्रॉस प्रोसेस क्या कहलाएगा, एपोप्टोसिस, यानी कि आप इसको बोल सकते हो सेल डेथ भी। एपोप्टोसिस प्रोसेस है या फिर बोल सकते हो सेल डेथ प्रोसेस है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे माइंड में कि ह्यूमंस भी किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। एंड ह्यूमंस जब वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो इनके अंदर भी हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो हैं उनमें लिवर सेल्स जो हैं, लिवर सेल्स, हेपेटिक सेल्स रीजनरेशन पावर रखते हैं, प्लस लिवर सेल के साथ साथ स्किन में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है, जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्किन रीजनरेशन पावर रखती है ह्यूमंस में। सो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे रीजनरेशन पावर देखने को मिल रही है वो चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है हमारे माइंड में कि एक्चुअल में रीजनरेशन के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो रीजनरेशन की क्या प्रॉपर्टीज़, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए या क्या काम करता है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्षतिपूर्ति करता है, कोई भी ऑर्गन लॉस हो रहा है उसको वापस से ले आएगा, आई लेंस का इवन निर्माण भी कर सकता है, लेंस निर्माण, लेंस फॉर्मेशन कर सकता है, इसके अलावा लिम्स को रीजनरेट कर सकता है, इसके अलावा रिपेयर कर सकता है, कोई भी टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ उसको वापस से रिपेयर करने का काम कर सकता है, राइट। तो बात कर रहे थे हम एग्जाम्पल्स की। नॉर्मली एग्जाम्पल्स पे आते हैं जब रीजनरेशन देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करी जाती है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में भी रीजनरेशन देखने को मिल सकता है, बट प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोजोआ में कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस क्या होती हैं कि इनमें प्रेजेंट तो होती है बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता, बट जहाँ मैक्रोन्यूक्लियस होता है वहाँ से रीजनरेशन शुरू होगा। जहाँ मैक्रोन्यूक्लियस उपस्थित होगा, दो न्यूक्लियस होते हैं इनमें, आपको सबको पता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है तो रीजनरेशन होगा, और रीजनरेशन होगा तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसकी प्रेजेंस में होगा, मैक्रोन्यूक्लियस की उपस्थिति में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका स्टेंटर, स्टेंटर में रीजनरेशन देखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉरीफेरा ग्रुप की। पॉरीफेरा में स्पंजेस में भी रीजनरेशन देखने को मिल सकता है।
स्पंजेस में रीजनरेशन मिलेगा। ठीक है, पॉरीफेरा में स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस में हमें पता है वाटर कैनाल सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। और कैनाल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो कैनाल सिस्टम आप सबको याद होगा, एस्कॉन टाइप होता है, साइकॉन टाइप होता है, ल्यूकॉन टाइप होता है। ल्यूकॉन टाइप के भी 3 टाइप्स होते हैं, यूरीपाइलस, एफोडल, डिप्लोडल। तो इस तरह से स्पॉन्जेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, किसके लिए, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। बट किसके लिए हैं ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स? सिंपल सी बात है, वाटर कैनाल सिस्टम के लिए। कैनाल सिस्टम जो होता है वो इनमें बहुत वेल डेवलप्ड रहेगा। अब स्पॉन्जेस में ल्यूकोसोलेनिया एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर रीजनरेशन हो सकता है। ल्यूकोसोलेनिया में भी ऐसा बोला जाता है, जो स्पॉन्जेस हैं उनमें अगर पिनेकोडर्म और पोएनोडर्म ये दोनों लेयर्स अगर प्रेजेंट रहेंगी तो उसी कंडीशन में रीजनरेशन होगा, अदरवाइज रीजनरेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड ग्रुप की, जिसे हम बोलते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा की बात करेंगे। सीलेंट्रेटा में भी रीजनरेशन पावर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप मान के चलो हाइड्रा को। अब भी जस्ट हमने हाइड्रा की बात करी है, तो सिंपल सी एक बात आती है माइंड में कि जब हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं तो हाइड्रा में भी जैसा हमने अभी प्लेनेरिया में देखा था, प्लेनेरिया में अभी देखा था हमने कि कोई भी पार्ट अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं या हम देखते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय नेचर, एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस पार्ट से पूरा नीचे का पार्ट या अपर पार्ट फॉर्म हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ हाइड्रा के कंपैरिजन में भी हम यहाँ देखेंगे कि सपोज़ ये हाइड्रा है, राइट। अब हाइड्रा में हम क्या देखेंगे, एक छोटे से छोटा पार्ट भी अगर प्रेजेंट है तो उससे भी पूरा का पूरा हाइड्रा निर्मित हो सकता है। एक एग्जाम्पल इसमें ये देखा गया है कि हाइड्रा को जब हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया, तो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने के कारण हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया फिर भी हर पार्ट से इतनी रीजनरेशन पावर होती है, हर पार्ट से एक कंप्लीट हाइड्रा बन सकता है। इवन ये तक देखा गया है जब हाइड्रा के हम बहुत सारे 100 तक भी पार्ट्स कर देंगे तो हर 100 पार्ट से एक हाइड्रा फॉर्म हो सकता है, इतनी रीजनरेशन कैपेसिटी उसमें मिलेगी। राइट। एक और चीज़ जो हाइड्रा की स्पीशीज़ में देखने को मिली, 2 अलग अलग स्पीशीज़ का हाइड्रा लिया हमने, उसके सेल्स को हमने अलग अलग सेपरेट किया और सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने की कोशिश की। जब हमने उन दोनों सेल्स को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जब हमने उन्हें न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने की कोशिश की तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो सेम हाइड्रा की स्पीशीज़ के सेल्स थे वो कंबाइन हो गए, जो सेम हाइड्रा स्पीशीज़ के सेल्स थे दूसरी वाली स्पीशीज़ के वो कंबाइन हो गए। यानी कि उन्होंने अपने आप को पहचाना, एक दूसरे को पहचान के सेल्स में ही कॉम्बिनेशन देखने को मिला, ग्रुपिंग देखने को मिली, एक्यूमुलेशन देखने को मिला। ठीक है, तो हाइड्रा की हम बात करते हैं तो हाइड्रा में बहुत हाई रीजनरेशन पावर मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थस की। प्लेटीहेल्मिन्थस का तो बेस्ट एग्जाम्पल ही अभी हम पढ़े हैं, और वो है प्लेनेरिया। अभी जस्ट रिसेंटली हमने इसका डायग्राम भी देखा था, ये रहा प्लेनेरिया का डायग्राम, प्लेटीहेल्मिन्थस के ग्रुप से बिलोंग करता है। रीजनरेशन पावर देखकर पता चल रहा है
डायग्राम को कि बहुत हाई होती है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कि रीजनरेशन पावर हाई तो है इसके अंदर, बट दो तरह से रीजनरेशन यहाँ हो सकता है। एक रीजनरेशन की एक लॉस्ट पार्ट है, पार्ट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हो रहा है। एक रीजनरेशन अगर यहाँ से सपोज़ यहाँ से या यहाँ से कोई एक कट लग जाता है या दोनों साइड में कट लग जाता है, तो एक कट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर दो प्लेन एरिया के माउथ फॉर्म हो जाएंगे और इस तरह से रीजनरेशन भी हो सकता है। और अगर कट दो लग गए कहीं से, बाय चांस इंसिजन दो हो गए, तो यहीं पे ही, क्योंकि तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा फिर दो इंसिजन के बाद, तो यहीं पे ही तीन प्लेन एरिया के माउथ ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो रीजनरेशन पावर इतनी है कि हल्का सा भी कट लगा उसने हेड रीजन बना लिया। टेल रीजन में भी सेम ऐसी चीज़ हो सकती है। बट नाउ क्वेश्चन मेरा अराइज ये होता है कि अगर टेल रीजन में कट लगा तो इस तरह से दो टेल्स का फॉर्मेशन हो गया, बट क्यों इतना फॉर्मेशन हो रहा है? बिकॉज इन रीजन्स में एक्चुअल में क्या होता है, एक्टिवेटर साइट्स प्रेजेंट होती हैं, उत्तेजन करने वाली साइट्स। जैसे ही कट लगा तो कौन एक्टिवेट हो गया, हमारा हेड एक्टिवेटर। ठीक है, जो हेड को एक्टिवेट कर रहा है। और हेड एक्टिवेटर एक बार अगर एक्टिवेट हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या देखने को मिलेगा, हेड का निर्माण देखने को मिलेगा। तो जितना हेड एक्टिवेटर एक्टिवेट हो रहा है उतने हेड्स को ये बना रहा है। तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो यहाँ से एक हेड, यहाँ से एक हेड, यहाँ से एक हेड, हेड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्टारफिश का एग्जाम्पल हम बाद में लेते हैं जब एकाइनोडर्मेटा आता है। ऑलराइट, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में मोस्ट बेसिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा प्लेनेरिया ही रहेगा। अब बात करेंगे हम निमेटोड्स की। निमेटोड्स में भी रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है। निमेटोड्स कौन होते हैं एक्चुअल में, ये वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें भी हमें देखने को मिल सकती है रीजनरेशन पावर। नेक्स्ट बात करेंगे निमेटोड्स के बाद एनेलिडा की। एनेलिडा में आते हैं हमारे लीच या हिरुडिनेरिया आप बोल सकते हो। हिरुडिनेरिया में भी इतनी रीजनरेशन पावर देखने को नहीं मिलेगी, बट कुछ अमाउंट जो है वो मिल सकता है। बट हिरुडेनिया के अलावा जो हमारा अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में भी हमें रीजनरेशन पावर देखने को मिल सकती है। सो लीच में इतनी नहीं मिलेगी, बट अर्थवॉर्म में, क्या बोलते हैं हम अर्थवॉर्म को, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, अर्थवॉर्म में रीजनरेशन पावर देखने को मिल सकती है। कुछ सेगमेंट्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते तो वापस से ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा या नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म हो सकता है, राइट। नाउ एनेलिडा के बाद चलते हैं हम आर्थ्रोपोडा पर। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लेग कट होता है, हैंड कट होता है, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम एम्प्यूटेशन कह सकते हैं। इफ़ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्यूटेशन। यानी कि अगर लेग कट है तो एम्प्यूटेड लेग, हैंड कट हुआ है, लिम्ब्स कट हुए, एम्प्यूटेड लिम्ब, एम्प्यूटेड हैंड्स, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। आर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, क्रैब्स, ये सभी देखने को मिलेंगे। एंड स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, इनमें लिम्ब रीजनरेशन यानी कि जो लेग्स होते हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं, उनमें रीजनरेशन पावर ऑब्जर्व हो सकती है। बट एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन जो इनमें देखने को मिलता है वो कहलाता है ऑटोटॉमी।
ऑटोटॉमी को स्वांगुच्छेदन भी बोलते हैं, यानी कि अपना खुद का ऑर्गन। ऑटोटॉमी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अपना खुद का ऑर्गन अपनी इच्छा से ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है, छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, ताकि वो क्या कर सके, शत्रु से बच सके। सपोज मैंने बात की कि एक स्पाइडर है, जा रहा था रास्ते से, उसके ऊपर किसी लार्ज ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया और उसके हाथ में क्या आई, उसकी लेग आई, उसका लेग, स्पाइडर का लेग आया उसके हाथ में। क्या होगा, क्या करेगा वो, अपने आप को किल होने देगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोसेस है, ऑटोटॉमी। वो अपने लेग को अपनी इच्छा से, अपने ही लेग को, अपने ही ऑर्गन को वहीं छोड़ देगा और वहाँ से भाग जाएगा, यानी कि फ्ली करने के लिए, भागने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करवाने के लिए ये प्रोसेस होता है। एंड क्योंकि मैंने बोला कि ये प्रोसेस इसलिए होता है, सो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सिंपल। तो ऑटोटॉमी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। नाउ आर्थ्रोपोडा की हमने बात कर ली। आर्थ्रोपोडा के बाद हम आते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा में मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो स्टारफिश, ब्रिटल स्टार्स, एस्टीरियाज जिसे बोलते हो, इसको एस्टीरियाज भी बोलते हैं, तो इनके अंदर रीजनरेशन पावर मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं। अब चलते हैं यहाँ पर। एक स्टारफिश लिम्ब डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, लिम्ब डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस से इस लिम्ब का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट जब डेवलपमेंट देखेंगे तो ये इस तरह से वापस से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्ब रीजनरेशन मोस्टली हमें देखने को मिलेगा इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में, तो इकाइनोडर्म्स में हमें रीजनरेशन देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के अलावा हमारे पास आते हैं मोलस्का भी, और मोलस्का की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो मोलस्का में सेफेलोपोडा भी आते हैं, दैट मीन्स ऑक्टोपस भी आते, सेफेलोपोडा ऑक्टोपस भी आते हैं, और ऑक्टोपस में भी हम देखते हैं कि इनकी जो लिम्स होते हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं, तो लिम्स में इनके भी रीजनरेशन पावर देखने को मिलेगा। मोलस्का में इसके अलावा गैस्ट्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, यूनियो और पाइला, ये ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में हमें इतना रीजनरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, बट ऑक्टोपस में हमें रीजनरेशन ऑब्जर्व होता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन की। तो वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन में सबसे पहले आती हैं फिशेस। फिशेस की बात करोगे तो फिशेस में स्केल्स, फिन्स, इनकी रीजनरेशन पावर ऑब्जर्व हो सकती है। ठीक है, तो स्केल्स, फिन्स रीजनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फिशेस स्पीसीज के बाद एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में आपको पता है यूरोडेला भी आते हैं, न्यूरन्स भी आते हैं। यूरोडेला में हम लेंस रीजनरेशन की भी बात कर सकते हैं क्योंकि लेंस भी रीजनरेट हो सकता है, और लेंस रीजनरेशन के साथ साथ, क्योंकि लेंस तो रीजनरेट हो रहा है हमने पढ़ लिया, चलो लेंस रीजनरेशन, उसके साथ साथ लिम्स में भी रीजनरेशन ऑब्जर्व हो सकता है। बट जब आप फ्रॉग्स की बात करते हो तो फ्रॉग्स में एडल्ट स्टेज में हमने बोला रीजनरेशन पावर काफ़ी कम हो जाती, तो वहाँ लिम्ब रीजनरेशन हमें ऑब्जर्व इतना नहीं होगा। सिंपल सी बात, एम्फीबियंस के बाद हम आएंगे रेप्टाइल्स पे, और रेप्टाइल्स में आपको पता है कि रेप्टाइल्स का जो है उसमें मोस्टली स्नेक्स, लिजार्ड्स ये आएंगी, और लिजार्ड्स भी ऑटोटॉमी शो करती हैं, यानी कि अपनी टेल को
हेमीडेक्टाइलस बोलते हैं लिजार्ड को, अपनी टेल को वहाँ लीव कर सकती है और ऑटोटॉमी शो करेगी।